कैसे हैं सब। मैं हूँ नटखट। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। मंत्रोच्चारण के साथ एक एक कर करण और रूही ने फेरे लिए थे। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी उन्हें बैठने को कह देते हैं। फिर मंगलसूत्र और सिंदूरदान की रस्म हुई। पहले करण ने रूही की मांग में सिंदूर भरा और फिर उसे मंगलसूत्र पहना दिया। जब सिंदूर भरा तो रूही की नाक पर भी थोड़ा सा गिर गया, जिससे सब लोग कहते हैं कि बहुत शुभ होता है। रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी सिंदूर के बाद। वो अलग सा नूर आ गया था उसके चेहरे पर। शादी के जोड़े में तो वैसे अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह सुहागन हो गई थी, करण की सुहागन। विवेक दूर बैठा ये सब देख रहा था। आंखों से आंसू बहकर गाल पर आ गए। आज सब खत्म हो गया। कोई देख ना ले, वह उठकर वहाँ से चला गया। उसे जाता देख वैभव मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट में इतना दर्द था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले धूप थी, लेकिन अब बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था शायद ज़ोरों की बारिश होगी। मौसम काफ़ी ठंडा और सुहावना हो गया। करण और रूही को सबने आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म थी। वो पल भी आ गया जब रूही अब विदा होने वाली थी। अपने साजन के घर जा रही थी, अपने माँ बाप से अलविदा कर गई। सब लोग रूही को ले जाने के लिए तैयार थे। रूही के घर के लिए थोड़े लोग निकल गए थे, बाकी सब लोग अपने घर मेहरा हाउस के लिए, क्योंकि गृह प्रवेश की तैयारी होनी थी। रूही के घर पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए रूही और करण हॉल में ही बैठे थे। रूही नम आंखों से करण की ओर देख रही थी, जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। एक पल के लिए वो खुद से दूर नहीं करना चाहता था उसे। ऊपर से विदाई का लम्हा बहुत ही इमोशनल था, खूबसूरत और भावुक पल। एक लड़का जानता है अपनी जीवन साथी को अपनी आने वाली ज़िंदगी में कितना खुशी देनी है। ऊपर से रूही के लिए बहुत मुश्किल था अपने माता पिता को छोड़कर जाना। शायद हर लड़की के लिए होता है, हर लड़की के लिए ये भावुक पल होते हैं। काजल जी ने रूही और करण का मुंह मीठा कराया। एक एक कर सबने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि विदाई का समय था। विदाई बहुत ही इमोशनल पल था सबके लिए। सब लोग रूही से मिल रहे थे, एक एक कर उसके गले लग रहे थे। रूही अपने माता पिता के गले लग जाती है। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे इमोशनल होता देख सब लोग रो देते हैं। ऋषु अपनी बहन को देखकर बहुत रोता है और कहता है कि वो उसे जाने नहीं देगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसकी बहन छोड़कर क्यों जा रही है। शादी का मतलब ऋषु को नहीं पता था, वो बहुत छोटा था। रूही एक एक कर सबसे मिलती है, आखिर में प्रिया के पास आती है। वो भावुक सी खड़ी थी दूर होकर। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, दोनों अच्छी दोस्तें थी, शायद बहन की तरह थी। प्रिया ने कसकर रूही को गले लगा लिया। वो खुद से दूर ना करना चाहती हो, इस तरह उसे अपनी बाहों में भरा। शायद आज रूही भी उससे दूर हो जाएगी। रूही एक इकलौती ऐसी इंसान थी जिससे प्रिया दिल खोलकर बातें कर लेती थी। उसके माँ बाप तो पहले ही नहीं थे। वो बहुत रो रही थी। वो करण को देखते हुए कहती है, जीजू इसका ख्याल रखना, ये बहुत मासूम है, दूसरों की गलतियाँ भी खुद पर ले लेती है। मुझे भरोसा है आप इसे उतना ही प्यार करेंगे। करण बस पलकें झपकाकर उससे कह देता है कि हाँ, वो रूही का बहुत ख्याल रखेगा। विवेक की आंखों में आंसू थे कि तभी एक औरत कहती है, विवेक को देखकर हंसते हुए, अरे वो तुम्हारे ही घर जा रही है, वो भी तुम्हारी भाभी बनकर। तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो हैरान हूँ इस लड़के को देखकर। अगर आज मेरी एक लड़की होती ना तो मैं इससे शादी करा देती। इतने अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं, और इतने साफ दिल के। विवेक को पता ही नहीं चला कि उसकी आंखें नम हो गईं और उसके आंसू उसके चेहरे पर आ गए। उसका दर्द शायद कोई समझ नहीं पाता। वो बहुत दर्द में था, बहुत ज़्यादा दर्द में। रूही उसके सामने थी किसी और की होकर। ये उससे कैसे बर्दाश्त होता? वो सह नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाता, चुपचाप से अपने दर्द को अंदर रख लेता है। बाकी जो लोग सच जानते थे वो समझ रहे थे। वैभव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल हम कार में बैठते हैं और कार निकाल लेते हैं, अब बस निकलना ही है। विराट और रेहान भी उसके पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद रूही और करण विदा ले लेते हैं। वैभव ड्राइव कर रहा था। उसके पास वाली सीट पर विराट बैठा था। पीछे करण और रूही काव्या बैठे थे। उससे पीछे छुब्बी, रेहान और विवेक बैठे थे। बड़े पहले ही निकल गए थे, क्योंकि गृह प्रवेश की तैयारी होनी थी। बाकी दादी और कल्पना जी, बेबे, विराट की मम्मी पापा सब लोग अगली कार में थे। सब लोग मंजिल की तरफ निकल गए।
विदाई यही कोई 6 बजे के करीब हुई। उन्हें पहुँचते पहुँचते 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगता। ऊपर से आज बारिश, सब लोग थक थक चुके थे। रूही अपना सिर करण के सीने पर रख लेती है। करण ने उसे अच्छे से गले लगाया हुआ था। सब लोग पास पास ही बैठे थे। विवेक ये सब देख सकता था। उसका पूरा ध्यान तो खिड़की से बाहर था। दिल में जो दर्द था ना, वो किसी से कह नहीं सकता था। वो दूसरी कार में बैठना चाहता था, पर कल्पना जी ने उसे इस कार में बिठाया ताकि वो देख सके और खुद को समझा सके कि रूही से प्यार करना गलत है। रूही उसकी नहीं, किसी और की है। वो उसकी भाई की है। करण और रूही को सब लोग देख रहे थे, खुश हो रहे थे। करण अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। करण का स्ट्रगल सबने देखा है। उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, ये भी सबने देखा है। आज तक उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में ही सोचता आया है, दूसरों के लिए ही जीता आया है। पहली बार उसने अपने बारे में सोचा, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचा, और आज अपने प्यार को उसने पा लिया था। वो बहुत खुश था और अपनी भावनाएं वो कह नहीं पाता था, पर रूही के सामने वो अपने हर इमोशन को बाहर लेकर आता था। उसके साथ सब लोग बैठे हुए थे, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, पर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से उलझा लेता है। कार में सब लोग उन्हीं की उम्र के हैं और सब लोग समझ सकते हैं, और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी विवेक कार में सॉन्ग प्ले कर देता है, क्योंकि सब काफ़ी थके हुए थे और खामोशी से बैठे थे। ऊपर से शुभी और रेहान एक दूसरे को आंखों ही आंखों में घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि रेहान उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और शुभी उसे घूर रही थी। वो दोनों के बीच में बैठी थी, विवेक और रेहान के, इसीलिए वो परेशान हो रही थी। रेहान उसे परेशान कर रहा था। सॉन्ग की लाइन सुनकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो किसी के दिल में दर्द था। कैसे जिए, कैसे बताएं मुझे, तेरे बिना कैसे जिए। ये गाना जैसे हर किसी को हैरान सा कर गया। इसकी लाइनें सुनकर कुछ मुस्कुरा दिए तो कुछ अपनी आंखों के आंसू को छुपा लेते हैं। विवेक ने आंखें बंद की और सिर सीट से टिका लिया। अंधेरा होने लगा था और अभी भी 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगने वाला था। सफ़र यूं ही कट गया था। अंधेरा हो चुका था। सब लोग जब करण के घर पहुंचे तो बाहर पूरे घर को फूलों से और लाइटों से सजाया गया था। ढोल वाले शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। पूरी सोसाइटी खड़ी थी आज करण की दुल्हन को देखने। भाई बंदा इतना स्मार्ट है तो वाइफ भी खूबसूरत लेकर आएगा। ढोल नगाड़ों के साथ रूही का वेलकम हो रहा था। कुछ लोग तो रूही को पहले से ही जानते थे, क्योंकि काव्या की शादी में सबने देखा था, और जिन्हें नहीं पता था वो लोग देखना चाहते थे कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। कार घर के बाहर आकर रुकी। एक एक कर सब उतर गए। बस रूही और करण को कार में बैठा रहने दिया, क्योंकि रूही के गृह प्रवेश की तैयारी मीरा जी अंदर कर रही थी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए आज वो बहू वाली बन गई थी। अंधेरा होने की वजह से कार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और बाहर से तो कोई कुछ देख नहीं सकता। करण रूही को अपने करीब करते हुए उसके कानों को हल्का सा सहलाकर कहता है, बस कुछ देर, फिर हमारे बीच की हर दूरी को मिटा दूंगा आज मैं। करण के शब्द बहुत ही सिडक्टिव थे, बहुत ही रोमांटिक थे। रूही अंदर तक हिल गई। ये सब उसने सोचा नहीं था। असल में वो समझ नहीं पा रही थी। करण के हाथ रूही के हाथों के ऊपर थे, जो कस चुके थे। उसके होठ रूही के कानों को छू रहे थे। रूही के बड़े बड़े झुमके जो उसके कानों को, उसके गालों को छूते, करण को उनसे जलन महसूस हो रही थी और वो कब से बर्दाश्त कर रहा था। रूही करण से थोड़ा दूर होना चाहती थी। वो लोग अभी कार में थे और बाहर पूरा शोरगुल हो रखा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लाइट्स थी, यहाँ तक कि मूवी वाला मूवी बनाने में लगा हुआ था। बाकी सब लोग नाच गा रहे थे और मेहमानों से भी घर भरा हुआ था। उसने मन में सोचा, क्या करण पागल हो गया है? पर ये सब वो सोच रही थी, कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। करण की आंखों में अपने लिए डिज़ायर वो देख सकती थी। वो बस सह रही थी। उसे डर लग रहा था करण से। उसने विवेक को महसूस किया था, विवेक की आंखों में दर्द को, इसलिए उसे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसका मन भारी हो रहा था। उसने अपने रिश्ते की बुनियाद किसी के दिल को तोड़ कर रखी थी। ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। कैसे उसने विवेक के दिल के टुकड़े किए और अपना घर बसाया। काश उसे विवेक के प्यार का पता होता तो वो उसे समझा पाती, उसे एहसास करा पाती कि वो दोनों बस दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
वो उसे बता पाती कि वो प्यार नहीं करती, वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, जिसके साथ वो दिल खोलकर हर बात करती है। वो उसे कह पाती कि वो उसके लिए उतना ही मायने रखता है जितने बाकी रिश्ते। पर विवेक उसे अवॉइड कर रहा था और कहीं न कहीं रूही ये जानती थी, उसका दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ा जो था। आज उसे दर्द भी तो रूही ने दिया था। रूही का मन विवेक के लिए दुख रहा था। उसके मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसे वो दोस्ती कहती थी। अब ये दोस्ती थी या क्या, ये तो बाद में पता चलेगा। पर फिलहाल तो विवेक की लाल आंखें रूही को तकलीफ दे रही थी। रूही का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करण ने हल्का सा उसके हाथ पर चिमटी काट दी, जिससे वो अपने होश में लौट आई, क्योंकि वो गहरी सोच में डूब गई थी। करण उसके पास ही बैठा था। वो नहीं समझ पा रही थी वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कार का डोर खुल गया। बाहर काव्या खड़ी थी, जो शरारती सी हंसी के साथ करण से कहती है, भाई पहले चले अंदर, बाद में वो आप ही के पास रहने वाली है और अब तो वो पूरी ज़िंदगी आपके पास रहेगी। हमें भी बाकी की रस्में कर लेने दें। करण के चेहरे पर तो कोई भाव आते नहीं है, इसलिए समझ पाना मुश्किल है कि वो क्या सोचता है। लेकिन मेरी रूही बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। उसे लगा करण कितना बेशर्म है और उससे भी बेशर्म काव्या, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। ये दोनों भाई बहन ना, रूही का फंडा शर्माने का है तो करण का फंडा प्यार करने का, और प्यार किया तो डरना क्या, वो ये सोचता था। वैसे तो उसने सीना तार कर कहा था कि वो रूही से प्यार करता है, पर 4 साल वेट किया है। अब और कितना बर्दाश्त करे, बेचारा है तो एक भला मानस ही ना। करण निकल कर दूसरी साइड आता है और रूही का हाथ पकड़कर उससे बाहर निकलने में मदद करता है। उस भारी भरकम लहंगे में उसकी हालत ख़राब थी। वो बेचारी दुबली पतली सी और इतना भारी लहंगा। पर उन दोनों की जोड़ी देखकर हर कोई हैरान था। दोनों मेड फॉर ईच अदर की तरह थे। हर कोई उनकी नज़र उतार रहा था। दोनों साथ में इतने प्यारे जो लग रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे एक एक कदम कर फूलों से ऊपर होते हुए वो अंदर की तरफ जा रहे थे। ये सब कुछ विवेक ने खुद करवाया था, अपने भाई की खुशी के लिए, चाहे वो उसका दिल टूटा हुआ क्यों ना हो। रूही का वेलकम इतना शानदार था कि हर कोई तारीफ कर रहा था। जब तक वो अंदर नहीं गई, फूलों की बारिश होते हुए रुकी नहीं। पैरों के नीचे भी बहुत खूबसूरत सी सजावट और फूलों की सजावट थी। मीरा जी ने दोनों की आरती की, दोनों का गृह प्रवेश कराया। करण रूही को गोद में उठाकर अंदर लेकर आया, जैसे कि उनकी रस्म थी। सब लोगों ने उन्हें हॉल में बिठाया और मंदिर में माथा टिका दिया। सब लोग थके हुए थे, ऊपर से रात के 11 बजे का टाइम हो रहा था। मीरा जी काव्या को रूही के साथ उसके कमरे में भेज देती हैं। रूही की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। करण पीछे विवेक और वैभव के साथ था। रूही की नज़र जब विवेक से मिली तो उसकी लाल आंखें देखकर उसे फिर से दर्द महसूस हुआ। उसे फिर से वही एहसास हुआ कि उसने उसका दिल तोड़ दिया और उसके टूटे दिल पर अपना घर बसा लिया। रूही ने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली और हिम्मत नहीं की उसका सामना करने की। खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। यही एक तरीका था विवेक को समझाने का कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं, वो दोनों कभी करीब नहीं आ सकते। और इस तरह विवेक को दर्द ही मिलेगा उसकी मोहब्बत में। और रूही अपनी तरह सही कर रही थी। उन दोनों का रिश्ता गलत होता, इसका कोई फ्यूचर नहीं था। अंदर ही अंदर दोनों दर्द में घुट रहे थे। रूही जब करण के कमरे में पहुंची तो सजावट और चेंजिंग देखकर वो हैरान थी। करण तो सादगी पसंद इंसान है, लेकिन आज कमरा फूलों से, कैंडल से, बैलून से सजाया गया था। ये तो बहुत खूबसूरत था। शायद ये सब बाकी बच्चों ने किया हो। करण ये सब करने के लिए तैयार था, शायद रूही के लिए। रूही कमरे को देखती है तो वो हल्का सा शर्मा जाती है। उसने अपनी पलकें झुका ली और चुपचाप से खड़ी हो गई। क्या होगा आगे? विवेक का दिल तोड़कर रूही कैसे खुश रह पाएगी? नहीं, वो उसका दर्द महसूस कर रही है। क्या होगा आगे? जानते रहें।